तो गाइस गुड इवनिंग और वेलकम टू माय चैनल बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर। और आज आपका जो लेक्चर होने वाला है मैथ्स का, मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपके लिए मैं 6 घंटा मेहनत कर रहा हूं। डेली मैं 6 घंटा आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। 4 बजे शाम को क्लास देता हूं, नाइट में 9 बजे मैं क्लास देता हूं। डेली मैं 2 लाइव क्लास आपके लिए देता हूं। बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर का चैनल है, ये आपका ही चैनल है मान लीजिए। इसी पर आपका डेली क्लास चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी आपका जो क्लास चलने वाला है, क्या चीज का क्लास चलने वाला है? मैथ का। तो क्लास 10th का मैथ याद रखना, क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म या समीकरण कह सकते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण मैट्रिक परीक्षा के लिए आपके लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुका हूं इस चैप्टर का, जिसमें आपको टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेक्चर का दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में फटाक से शुरू करते हैं। इससे पहले मैं इस लेक्चर को मैं पढ़ा चुका हूं एक लेक्चर, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या ज्यादा है, मैथ पढ़ाने में ज्यादा समय लगता है। तो मैं इसका एक लेक्चर में जिसमें आपको 15 क्वेश्चन को पढ़ाया था, उसको भी जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है ना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास किए, सब ए टू जेड में बढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 के पढ़ने के प्रयास करेंगे, क्योंकि एक ही चैप्टर पढ़ाया हुआ क्वेश्चन बार बार पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि, तो इसलिए उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं इस चैप्टर का, ठीक है ना। चलो 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ने के प्रयास करते हो। आपके सामने जो क्वेश्चन आया है, कहा है एक समीकरण दे रखा है 2x + 3y, और साथ में दे रखा है आपके पास यहाँ पे 2x - 4y - 24 के हल है। देखो हल को, दो समीकरण आपको, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण भी दिया हुआ है, दो समीकरण और दो चर का, ठीक है ना। इसका एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए दो तीन विधि है। एक है विस्थापन विधि, एक है विलोपन विधि, एक है ग्राफ विधि, ठीक है ना। तीन विधि से आप इसको हल कर सकते हो। तो सबसे आसान होता है विस्थापन या विलोपन विधि। ग्राफ विधि होता है कि ग्राफ चाहिए, ठीक है ना। तो ग्राफ विधि से हम बनाएंगे नहीं, विलोपन या विस्थापन विधि से बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहां पर दे रखा है पहला पहला समीकरण 2x + 3y, उसके बाद दे रखा है इक्वल टू 11, फर्स्ट समीकरण था, ठीक है ना। सेकेंड समीकरण क्या है? 2x - 4y इक्वल टू -24 दे रखा है। ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अगर हम समीकरण 1 में से 2 को घटा दे तो क्या होगा? अगर समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ माइनस उलट जाता है, यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस तो प्लस हो जाएगा। मैंने समीकरण 1 को 2 से घटा रहा हूं, मैं यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूँ, समीकरण 1 - 2 कर दूंगा। समीकरण ये है, समीकरण 2 है, और 1 में से 2 को घटा रहे हैं तो देख सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे चीज है 2x में से यहाँ पे घट रहा है, 2x से कट के हो जाएगा 0। यहाँ पे 3y प्लस, यहाँ पे देखो यह देखा जाता है, अब ये चेंज हो चुका है। तो घटाने के समय यहाँ का चिन्ह कुछ नहीं था, नहीं कि प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे मैं पढ़ा चुका हूँ, स्पेशल वीडियो भी इसका बना चुका हूँ। तो यहाँ पे 3y + 4y कितना हो जाएगा? 7y हो जाएगा, इक्वल टू 11 और 24 जुटे रहते। अब बोलना माइनस नहीं है, नहीं भाई, नीचे वाला देखा जाता है प्लस है। तो 11 24 कितने होंगे? तो 11 24 35 होते, कितने होंगे? 35। y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 7 उधर जाएगा, तो 7 से ये काट सकते हो 5 मरतबे, ठीक है ना। कितने मरतबे? 5 मरतबे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 5। तो y का वैल्यू कितना आया? 5 आया। y का वैल्यू जब 5 आ गया, तब यही से आंसर प्राप्त प्राप्त हो सकता है, पकड़ा सकता है। हमको x के वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं, अगर जरूरत पड़ेगा तो फाइंड करेंगे। ऑप्शन पहले चेक करते हैं। तो ऑप्शन में देखो, या क्योंकि y की वैल्यू फाइंड है तो y का वैल्यू देखेंगे किसमें 5 है कि नहीं। तो यहाँ पे y बराबर 4 दे रखा है तो एक गलत हो गया। यहाँ y बराबर -5 देखा है, गलत हो गया। y बराबर 1 दे रखा है, गलत हो गया। यहाँ पे y बराबर 5 दे रखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। x का वैल्यू आप चेक कर सकते हो, x का वैल्यू भी -2 आएगा। चेक करके आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जब एक वैल्यू मिल गया आपको ऑप्शन में, दूसरा का वैल्यू की टेंशन खत्म हो गया, दूसरा का वैल्यू आराम से मैच हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको डिलीट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। और ट्रिक यही कहता है मेरे दोस्त कि जब ऑब्जेक्टिव बनाओ तो पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, जहां तक बन पाए वहीं तक बनाने का प्रयास करना, ठीक है। वहीं तक मतलब नहीं, जहां तक आंसर मिल जाए कंफर्म वाला, क्योंकि कंफर्म है ये 5 आएगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन में तो कोई है नहीं। देखो भाई, कोई है क्या? नहीं है, इसे ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्स का वैल्यू फाइंड करो या ना करो, करोगे तब पर भी बतवा वही होगा, डी आंसर होगा, ना करोगे तब पर भी डी होगा। तो क्यों करने की जरूरत है? क्या करने की जरूरत है आपको फाइंड? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो समय बचाना है ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये तो ही दिखाना होता है भाई कि आप कैसे बनाए हो ना बनाए हो। इसलिए बनाने का
पूरा सही है। आप देख लो समीकरण 1 में हम डाल देते हैं, 2 है x है प्लस 3, 5 है 5 इक्वल टू 11, यही तो आया। 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, 15 आया। 15 प्लस में उधर जाएगा तो -15 हो जाएगा, यहाँ सट जाएगा। 11 में से -15 घटेगा तो -4 हो जाएगा। -4 2 से कटेगा तो -2 होगा। देखो x का वैल्यू 2 आया कि नहीं, वही ना आया। देखो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। समय लॉस करने से कोई फायदा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया k के किस मान के लिए समीकरण युग्म समीकरण निकाय इतना इतना का अनगिनत हल है। देखो अनंत हल होने के लिए क्या होना चाहिए, अनगिनत हल होने के लिए एक समीकरण दिया गया है। मैं उस समीकरण को बताना चाहूँ आपको, चाहे अनंत हल हो, एक हल हो, और चाहे कोई हल ना हो, तीनों के लिए एक एक समीकरण दिया जाता है, ठीक है ना। तो एक होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसे जब होते हैं तब बेसिकली क्या होता है, अनंत हल होता है, अनगिनत हल होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, अनगिनत हल होता है। तो जो आपके पास है, याद रखना a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, जब ऐसा होता है तो हमारा अनगिनत हल होते हैं। तो समीकरण 2 दे रखा है, देख लो यहाँ पे समीकरण 2 दे रखा है, एक किसके साथ है a1, देखो। तो अब देखो a1 क्या है यहाँ पे, तो 4 आपका a1 हो जाएगा, तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा a2 क्या है यहाँ पे 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा। b1 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k हो जाएगा, तो k आपका v1 हो गया, तो k2 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्योंकि y के साथ ही -4 है, सेकेंड समीकरण में -4 इक्वल टू C1 वाला लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, एक ही से हमको वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, तो अगला लिखो या ना लिखो, ठीक है ना। क्योंकि ऑलरेडी बोल रहा है k का मान क्या होगा, कि ये समीकरण जो है अनगिनत हल है। इस समीकरण का ऑलरेडी बताया गया भाई, इस समीकरण जो है आपका इसका अनंत हल है। तो अनंत हल तभी संभव होता है जब यह होता है, तो इस यानी कि बराबर है। तो देखो अब काट के देखो, 4 से ये कट जाएगा 2 मरतबे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैचुआ गुना, तो k में यहाँ पे 1 से गुना होगा तो k प्राप्त होगा इक्वल टू 2 को -4 से गुना करेंगे -8 प्राप्त होगा, यानी कि k का वैल्यू कब होगा 8, यानी कि k का वैल्यू जब 8 होगा तभी इसका आंसर संभव होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। 8 जब होगा -8 जब होगा इस समीकरण में k का जगह k के वैल्यू -8 होगा, तभी इस समीकरण का अनगिनत हल होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 और 2022 के एग्जाम में पूछा गया, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। और मैं आपको ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप। अगला क्वेश्चन अगर आपको कमेंट करना है, कमेंट करते रहिए, मैं सबका कमेंट चेक करूंगा, टेंशन मत लेना। अगला है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आरेख सममित होगी, सॉरी समपाती होगी जब उसके हल होंगे। मेरे दोस्त बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, समपाती हल कब होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है संपाती हल, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण हो तो संपाती हल तभी होते हैं जब उसके अनेक हल हो, अनगिनत हल हो। आई मीन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, जब ऐसे होते हैं तब इसके अनंत हल होते हैं और साथ में संपाती होता है। इसका ग्राफी जो ग्राफ खींचा है संपाती होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो सकेगा मेरे दोस्त, ऑप्शन डी हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन के लिए। क्या हो जाएगा 18 का मेरे दोस्त, बिल्कुल डी राइट हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बनने के हम प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समीकरण युग्म दे रखा है आपको, दो समीकरण दे रखा है और पूछ रहा है आपसे अनंत हल कब होगा। अनंत हल होने के लिए अगर समीकरण आपको दे रखा है a1x b1y प्लस इक्वल टू c1, उसी प्रकार से a2x b2y और c2 दे रखा है, दो समीकरण दे रखा है, और इसके अनंत हल कब संभव है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो। यानी कि इसको रख सकते हैं v1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब होगा यह अनंत हल जब तीनों एक दूसरे के बराबर हो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तभी आपका इसका अनंत हल होगा, अनगिनत हल होगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकेगा, डी राइट हो सकेगा। ऑप्शन में आप निहार सकते हो, ठीक है ना, ऑप्शन में आप देख सकते हो अनंत हल होगा, ठीक है। और साथ में एक और चीज बता दे, जब ऑप्शन बी में दे रखा है इसका एक हल होता है, और ऑप्शन सी में दे रखा है इसका कोई हल नहीं होता, सॉरी ऑप्शन ए में दे रखा है कोई हल नहीं होता। मैं ऑलरेडी लेक्चर 1 में इस चीज को और अच्छा से डील कर चुका हूं, ठीक है। फिर भी आप बोलोगे तो मैं फिर से अच्छा से लेने का प्रयास करूंगा।
अगला क्वेश्चन है समीकरण, यदि समीकरण x इतना और इतना का अद्वितीय हल होंगे तो k का वैल्यू, अद्वितीय हल मतलब क्या होता है, अद्वितीय मतलब कोई इसका दूसरा हल नहीं है, एक हल होगा। अद्वितीय मतलब केवल एक हल, जो आपके समीकरण बगल में दे रखा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि जब ऐसा होगा तो अद्वितीय हल यानी कि एक हल होता है। इसका क्या हल होगा, एक हल होगा। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक हल, ठीक है ना। यानी कि समीकरण एक ये दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है कि ये दोनों समीकरण जो दे रखा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण दे रखा है, इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा तब k का मान क्या होगा, यानी a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 यहाँ पे x है, x के साथ कुछ नहीं होने के मतलब होता है 1, तो 1 अपॉन क्या होगा, यहाँ पे x का वैल्यू 3 है तो 3, फिर नॉट इक्वल टू क्या होगा b1/b2। यहाँ पे -2 है तो -2 लिखेंगे, यहाँ पे y की जगह k है तो k लिखेंगे, ठीक है। यानी कि 1/3 नॉट इक्वल टू 2/6, 2/-2/k। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k का वैल्यू जो फाइन होगा आपको -6 प्राप्त होगा, यानी कि k का नॉट इक्वल टू जब 6 होगा तब यह इसका हल केवल एक हल होगा। आई मीन k बराबर नॉट इक्वल टू -6 एंड दैट इज आपको क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। तो k का वैल्यू -6 होगा, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। इसी के लिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके, ठीक है ना। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे 21 नंबर क्वेश्चन है, एक समीकरण दे रखा है और पूछ रहा है, हल पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो दे रखा है, यह क्वेश्चन दे रखा, फिर आपको यहाँ पे एक समीकरण दे रखा, दो समीकरण दे रखा और पूछ रहा है इसका हल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 में देखो 2x माइनस वाई है, -3 है इक्वल टू 0, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, इसलिए क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 -2 कर सकते हैं, समीकरण 1 -2 कर सकते हैं। अगर दोनों में से कोई एक बराबर मिल जाए, आई मीन यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, अगर यहाँ पे 2y रहता वहां भी 2y रहता, या 7y है यहाँ भी 7, अगर बराबर मिल जाता तो वहां पे माइनस कर देते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2x माइनस वाई -3 इक्वल टू 0, ठीक है। और समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 7y -5 इक्वल टू 0। अगर हम इसको घटाए हैं, क्योंकि घटाया तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ ही माइनस और यहाँ पे प्लस होगा, इक्वल क्या होगा, यहाँ पे माइनस या प्लस लिख सकते हैं, जीरो का कोई वैल्यू है नहीं, माइनस लिखो प्लस लिखो। अब देखो मेरे दोस्त, अगर बात करें यहाँ पे 2x और 2x क्या होगा, माइनस कट जाएगा, -7y और क्या हो जाएगा, यहाँ पे -y क्या हो जाएगा, -8y हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे +5 में -3 घटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, प्लस आपका 2 प्राप्त होगा इक्वल टू 0। अगर आगे हल करने का प्रयास करेंगे -8y इक्वल टू -2 हो जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि +2 उधर जाएगा -2 होगा, और यह माइनस से यह माइनस कट जाएगा। आई मीन y का जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, चेक करना आराम से। 2 उधर तो रहबे करेगा, और 8 क्या है, इसके गुना में है, नीचे जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2/8 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 4 मरतबे, यानी कि y का जो वैल्यू आया 1/4 आया, और y का वैल्यू क्या है 1/4, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा मेरे दोस्त। मैं आपको यह विलोपन विधि बता रहा हूं, जरूरत नहीं कि विलोपन से, विस्थापन से, और एक ग्राफ विधि द्वारा, यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया कि आप किस विधि द्वारा हल कर रहे हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इसका जिक्र नहीं करता है, लेकिन सब्जेक्टिव में जरूर जिक्र करेगा कि आपको किस विधि द्वारा इसको ज्ञात करना है। तो मैं एक एक करके सब समझाऊंगा, टेंशन मत लेना मेरे दोस्त, मेरे साथ बने रहो और बहुत मजा उठाओ और क्लास करो, ठीक है ना। ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए, सर यहाँ समझ नहीं आया, मैसेज कीजिए, सर इतने नंबर क्वेश्चन समझ नहीं आया, टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, कहीं भी कर सकते हैं, आपका हम जरूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना दोस्त। 22 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण आपको दे रखा है का हल प्राप्त करना। 22 नंबर क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है जिसमें आपको हल प्राप्त करना है। तो यहाँ पे समीकरण दे रखा है, यह है, और यहाँ पे एक समीकरण दे रखा है, ठीक है ना। और हल प्राप्त करना है, तो कैसे हल प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको कितने सारे विधि है जिसको हल हम इससे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारा हल है, जैसे कि यहाँ पे मैं समीकरण लिखता हूँ x - 2y इक्वल टू 0, समीकरण 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या है 3x है
प्लस 4y है इक्वल टू क्या है 10 है, और आपको समीकरण 2 है। अब इसमें x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है, आप जिस विधि से कहोगे उस विधि से मैं फाइंड करूंगा। तो देखो विलोपन विधि बहुत इजी होता है, विस्थापन विधि, दोनों में से कोई एक। विलोपन विधि मतलब क्या होता है, आप एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, विलोप मतलब विलोपन मतलब बिला देना है, बिला देना मतलब एक्स और वाई में किसी एक को बिला देना है। अब यहाँ पे विलोपन विधि जल्दी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्स है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे 4y है, यानी कि दोनों में बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आप x को अगर उड़ाना है तो उसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 1 से गुना करना पड़ेगा। अगर y को उड़ाना है तो इसमें 4 से गुना करके इसमें 2 से गुना करेंगे तो फिर हो जाएगा। जैसे मेरे को अगर हम इसमें सपोज समीकरण 1 को 3 से गुना कर देते, 3 किस लिए, क्योंकि नीचे वाला x के साथ 3 है, 3 से गुना कर दिया, फिर माइनस कर देंगे, समीकरण 2 को किससे गुना करना पड़ेगा, समीकरण 2 को x के साथ यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 है तो 1 से गुना कर दीजिए। अब इतना कीजिएगा, आप उसके बाद विलोपन विधि आराम से लगा सकते हैं। तो समीकरण 1 में किससे करना है, 3 से गुना करना है, तो 3x हो जाएगा, माइनस इसमें 3 से गुना होगा 6y हो जाएगा, उसके बाद इसमें 3 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, समीकरण 2 में 1 से गुना करना है, तो 3 में 1 से गुना होगा 3x हो जाएगा, इसका प्लस क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, नहीं 10 है ना, 10 हो जाएगा। अब देखो, अब इसको घटा देना है, क्योंकि ऑलरेडी अब देखो 3x हो गया, नीचे भी 3x हो गया, यहाँ पे 6y हो गया, यहाँ पे y से मतलब नहीं, क्योंकि x तो हटाना है, x हटाना है ना। तो चलो अब क्या करेंगे, माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3x और 3x कट जाएंगे, तो यहाँ पे देखो -6y और -4y कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा, लेकिन -10y हो जाएगा, इक्वल टू -10 हो जाएगा। ठीक है ना, देखो इधर भी -10 है, इधर भी -10 है, कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि y का वैल्यू जो आया 1 आया, और y का वैल्यू 1 कहाँ पे है, देखो y का वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। अब की बार नहीं पकड़ाया, अब की बार आंसर में आपका नहीं पकड़ाया कि कौन आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन ये तो जरूर है कि भाई ऑप्शन आपको सी नहीं होगा, ऑप्शन आपका इसका राइट सी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि y बराबर 2 दे रखा है, तो सी नंबर तो गलत हो गया। ठीक है ना, अब देखो x का वैल्यू फाइंड करते हैं, किसी भी समीकरण 1 2 3 में किसी में डाल सकते हैं। 1 में अगर हम डालते हैं वैल्यू, देखो 1 क्या है, आपको x है, माइनस है, 2 है, गुने 1 होगा, इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 होगा, देखो तो x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू 2 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो यह c तो गलत है पहले ही, उसके बाद यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 22 नंबर क्वेश्चन का मेरे दोस्त। ठीक है ना, इसका 22 नंबर राइट हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन पढ़ने के प्रयास करें फटाक से ना। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण समीकरण के ग्राफीय प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे तो उसके हल होंगे। मेरे दोस्त प्रतिच्छेदी कब होता है, इसके हल कितने होंगे मेरे दोस्त, देखो प्रतिच्छेदी जब होता है तब उसके कितने हल होते हैं, केवल एक हल होते हैं, सिर्फ एक हल होते हैं अगर प्रतिच्छेदी होता है, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू v1/v2 जब होता है प्रतिच्छेदी, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन प्रतिच्छेदी तभी हो सकता है जब उसका सिर्फ एक हल हो, यानी समीकरण इस प्रकार से हो, a1/a2 नॉट इक्वल टू v1/v2। ठीक है, चलो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देख लो, रैखिक समीकरण युग्म इतना दे रखा है का हल है, तो कैसा हल है मैं चेक करूंगा। तो यहाँ पे देखो एक समीकरण यहाँ पे है, एक समीकरण यहाँ पे, हल चेक करता हूँ। तो यहाँ पे x है, यानी कि 1, x की जगह कुछ नहीं, 1/3। अब देखेंगे क्या बराबर है कि नहीं, 2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 इक्वल टू 5/10। ठीक है ना, तो ये कटेगा 1/3 नॉट, यहाँ पे हो जाएगा ये कटेगा 6, यानी कि 1/6, यानी कि बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू, यानी कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। आई मीन क्या होगा इसका, यहाँ पे केवल एक हल होगा, कोई हल नहीं, एक से अधिक हल होगा, तो क्या होगा मेरे दोस्त, केवल एक हल होगा। 24 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकेगा मेरे दोस्त, केवल एक हल होगा, क्योंकि आपके सामने ही नजर आ रहा होगा a1 आप 1/3 और 1/6 बराबर है क्या, नहीं, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू v1/b2, c1 की तो बातें छोड़ दो, यानी कि बराबर नहीं होने की वजह से क्या होगा, केवल एक हल होगा। जब ऐसे समीकरण आते हैं तो एक हल होता है, ठीक है ना, एक हल और साथ में प्रतिच्छेदी उसका ग्राफ होता है, और साथ में वो संगत भी होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का।
25 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, तब हल क्या होंगे। फिर आपको समीकरण दे रखा है, इसका हल पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त। समीकरण है 2x है माइनस 3y इक्वल टू क्या है 12। फिर आपको यहाँ पे 3x है माइनस 2y है इक्वल टू 5। ठीक है ना। अब बोल रहा है भाई इसको हल प्राप्त कीजिए, और इसका हल इतना आसान से प्राप्त तो नहीं होने वाला, देख लो आप। क्योंकि आपको सोचोगे विलोपन विधि करना तो आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, वहां पे 3y, यहाँ पे 2y है, यानी कि कोई मैचिंग नहीं है। आप y के काटना चाहो चाहे x के काटना चाहो, एक किसी को काटना तो पड़ेगा। तो आप y को काटना है तो y को काटना है तो समीकरण y को किससे गुना करना पड़ेगा। अगर माइनस समीकरण 1 है तो कितनी, अगर आपको मन में चले कि y को काट देना है चाहे x को काट देना है, तो y को काटना है तो आप यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2y है, ऊपर वाले में नीचे वाले से गुना कर देना, यानी कि यहाँ पे 3y है तो नीचे वाला 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए, समीकरण 1 में 2 से गुना कर दीजिए। देखो समीकरण 1 आपको 3y है, नीचे 2y है, तो 2 से आपको 3 में गुना कर दीजिए। ठीक है ना। फिर माइनस कर दीजिए, समीकरण 2 से किससे में गुना होगा, तो समीकरण 2 में आप 3 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए, आपका कट जाएगा। समीकरण 3 में समीकरण 2 में 3 से गुना कर दीजिए, यानी कि समीकरण 1 में 2 से गुना कर दीजिए। 2 इसलिए क्योंकि नीचे वाला में y के साथ 2 है। ठीक है ना। और समीकरण 3 में समीकरण 2 में 3 से इसलिए क्योंकि समीकरण 1 में 3 है, इसलिए बराबर हो जाएगा। करके देख लो, यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 6y हो जाएगा, यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो 6y हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, आराम से कट जाएगा। इसलिए क्या होगा, समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4x हो जाएगा माइनस 6y हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 24। समीकरण 2 में 3 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6x हो जाएगा माइनस आपको 6 सॉरी 3 से गुना करना है तो 9x हो जाएगा, 9x 6y इक्वल टू क्या होगा 15 हो जाएगा। अब देखो समीकरण 1 में से 2 घटाना है, यानी कि माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ प्लस क्यों, क्योंकि माइनस 6 है इसलिए प्लस 6। अब देखो यहाँ पे यह से ये कट जाएंगे, माइनस प्लस है। अब देखो यहाँ पे 4x है और माइनस 9x है, तो कितना होगा माइनस 5x प्राप्त होगा। इक्वल टू क्या होगा 24 में से 15 घटेगा तो कितने प्राप्त होंगे मेरे दोस्त, 24 में से 15 प्राप्त होंगे तो कितने हो जाएंगे, देख लीजिए कितना होगा। 15 घट जाएंगे तो हो जाएंगे आपके 9। ठीक है ना, 9 प्राप्त होगा, 9 प्राप्त हो गया। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे 4x है, 4 6 और 12, ठीक है, 9 6 और 15, ठीक है। चलिए, लेकिन x का जो वैल्यू फाइंड हो रहा है उसमें कोई मैचिंग नहीं हो रहा है, यही दिक्कत है मेरे दोस्त, यहाँ पे कोई ना कोई लोचा जरूर है। 12 24 और 4, चलो कोई नहीं। समीकरण बनाने का तरीका मेरे दोस्त सब कुछ सही है। यहाँ पे हो जाएंगे 5 हो जाएगा, ठीक है, 5x हो जाएगा, वहां पे 9 प्राप्त होगा। ठीक है ना, माइनस 5x इक्वल टू 9, एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 9/5 प्राप्त होगा माइनस में, लेकिन ऐसा कोई वैल्यू नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन गलत होगा या क्वेश्चन में कहीं मिसिंग होगा, या तो ऑप्शन गलत है या आपको ऑप्शन में कहीं मिसिंग है, क्योंकि आप बनाने का तरीका बिल्कुल सही है। क्योंकि आप इसमें 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, इसमें 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 हो जाएंगे। ठीक है ना, घटाएंगे तो 4 में से आपको 9 घटेगा तो -5 प्राप्त होगा, एक कट जाएंगे, 24 में से 15 घटेगा तो 9 प्राप्त होगा। ठीक है ना, इसमें नो डाउट हो सकता है कि आपको यहाँ पे मिसिंग हो चाहे यहाँ पे मिसिंग हो, कहीं ना कहीं एक वर्ड मिसिंग है, एक अक्षर मिसिंग है, इस वजह से आपको आंसर नहीं मैच होंगे। तो x बराबर कितना है -9/5, जो कि ऑप्शन कहीं नहीं मैच कर रहा है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन मिलना संभव नहीं है। या क्वेश्चन में गलत हो सकता है कि यहाँ पे 2 की जगह 3, 3 की जगह 2, या यहाँ पे हो सकता है कि 10 हो, ये भी हो सकता है कि 10 हो, 12 की जगह 10 हो सकता है। मैं चेक किया नहीं हूँ, ऐसे मैं फिर एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है ना, ऐसे यहाँ भी वही है, हो सकता है कि टाइपिंग वाले ने मिसिंग किया हो, गलती किया हो, और इस वजह से आंसर नहीं मैच करेंगे कभी भी। अगर मैं चाहूँ विस्थापन विधि से प्राप्त करना तब भी कर सकता हूँ, विलोपन विधि कैसे भी करूँ तो x का वैल्यू काट के देखता हूँ, x काट के देखता हूँ। देखो अब यहाँ पे x काटना है तो आपको यहाँ 2 है तो 3 से 1 में गुना पड़ेगा और y को 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखो x काट रहा हूँ फिर भी आंसर वही होगा, देखना मैच नहीं कर सकता। x काटना है तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6x हो जाएगा,
और यहाँ पे हो जाएगा 3 यानी कि 9y हो जाएगा, माइनस क्या होगा 36 हो जाएगा, 12×3 = 36। यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस 4y हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे, घटाएंगे, प्लस माइनस, देखो ये 6 और x कट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -9y इक्वल टू क्या प्राप्त होगा 26 प्राप्त होगा, यानी कि -9y इक्वल टू 26। क्या y बराबर जो प्राप्त करेंगे तो क्या 26/9 प्राप्त हो रहा है कि नहीं, -9। क्या आंसर मैच कर सकते हैं कभी भी, ना x वाला मैच करेगा ना y वाला, क्योंकि इसमें ही क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक वर्ड मिसिंग है, इसलिए आपको बनाने का तरीका पता हो गया बहुत है आपके लिए। ठीक है ना, क्योंकि बनाने का तरीका ही मेन होता है, वो मिसिंग तो होगा ही, एग्जाम में क्वेश्चन देता है मिसिंग नहीं होता है, क्योंकि वो 3 बार जांच करके आता है। ठीक है ना, और यहाँ जो टाइपिंग होता है बस क्वेश्चन देख लिया भाई, बन तो सिंपल है, बनने का क्वेश्चन है, बनाने का सीखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवरोधी समीकरण युग्म के लिए कितने हल, अवरोधी समीकरण युग्म के लिए आपको केवल एक हल होता है, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तब इसका अवरोधी हल होता है, यानी कि केवल एक हल होता है। 26 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, और इसको याद करना पड़ेगा फॉर्मूला का लिए, मैं फॉर्मूला ऐसे बता दूंगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना है इतना के अनंत हल है। अनंत हल कब होता है, यानी कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर, यानी कि a1/a2 इक्वल टू v1/v2 इक्वल टू c1/c2 जब बराबर होंगे अनंत हल होंगे, तो क्या हो जाएगा, आपको दो समीकरण है, a1 क्या है इसके साथ, x के साथ ही कुछ नहीं, यानी कि 1 क्या हो जाएगा, x के साथ ही 5 है तो 5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे y के साथ 2 है तो 2 लिखेंगे, उसमें y के साथ k है, k लिखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप d लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, c लिखो, ये c के साथ इसमें 3 है, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 है, तो हमको के वाले से मतलब उधर छोड़ दीजिए, चाहे किसी से आप चाहो तो दो समीकरण कोई भी, आप इसको इसको लेके हल कर लो या इसको इसको हल कर लो, चाहे इसको लेकर हल कर लो, कोई नहीं मेरे दोस्त, इसको इसको लेकर हल कर लो, सभी का आंसर वही आएगा। ठीक है ना, इसलिए आप टेंशन छोड़ दो कि कौन हल हो रहा है। ठीक है ना, तो हम इसको इसको लेकर हल करते हैं, तो इसमें क्रॉस करेंगे तो के का वैल्यू क्या आएगा, आपको 10 आएगा, इसको इसको हल करेंगे तो यह कट जाएगा 5 मरतबे, और के का वैल्यू करेंगे तो आपको 10 आएगा। मतलब कैसे भी हल करोगे अब के का वैल्यू 10 ही होगा, और जब 10 होगा तब इसका अनगिनत हल होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन के लिए मेरे दोस्त। ठीक है ना, एक बार शेयर कर दीजिएगा फटाफट अपने साथियों अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन मैं लेके आ चुका हूं, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, समीकरण दे रखा है कि कितने हल होंगे, और सिंपल बेस में एक चर वाला रेखीय समीकरण है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब इस पूछ रहा है इसका हल कितने होंगे, अनंत हल होंगे, क्योंकि अगर x का वैल्यू हम 0 डालते हैं तो y बराबर हमारे पास 6 हो जाएगा, अगर x का वैल्यू 1 डालते हैं तो y बराबर हमको 5 हो जाएगा, x का वैल्यू यानी कितना हो डाल दो, 10 डालेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, यानी कि हम इसको कितना हो हल प्राप्त करते चल जाएंगे, कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए इसका हल क्या होगा, अनंत हल होगा मेरे दोस्त। क्या हल होगा मेरे दोस्त, अनंत हल होगा। ठीक है ना, या आप इसका ऐसे कर सकते हो, या आप देखो यहाँ पे है एक समीकरण हम अपना से बना लेते हैं, 0x प्लस 0y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो x1 अनंत हल होने के लिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 होना चाहिए, यानी कि 1/0 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे आप 1/0 इक्वल टू 6/0, बताओ इनफाइनाइट इनफाइनाइट आएगा, नहीं कि सब बराबर है ना अपने आप में, यानी कि अपने आप में सभी के सही बराबर, इसलिए क्या होगा, अनंत हल हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपको डायरेक्ट हो जाएगा। ऐसे एक चर वाले रेखीय समीकरण एक क्वेश्चन है, इसका अनंत हल होंगे। और इस लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन रहेगा मेरे दोस्त, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं थ्योरी लेके आऊंगा। आप कमेंट करो, और आप जितना अधिक से अधिक स्टूडेंटों को लाओगे यहाँ पे, तो आपके लिए मैं इतना 100% गारंटी के साथ कर सकता हूँ, सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार, मॉडल पेपर भी आ चुका है, मैं आपको मॉडल पेपर भी पढ़ाऊंगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू, बाय बाय।